नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बता दें, आज नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि कल नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होना है। आपको बता दें कि इसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर है। आज जहां नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे, तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा आज की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ है। आज दिल्ली में होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, कई सीएम जिसमें इनवाइटेड। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल समेत ममता बनर्जी और इनके साथ ही 5 ऐसे राज्यों के सीएम जिन्होंने आने से मना कर दिया है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो आने वाली 28 मई को देश को उसका नया संसद भवन मिल जाएगा। जाहिर है ये मौका जश्न का है और होना भी चाहिए। लेकिन इस आयोजन का निमंत्रण पत्र सबके सामने अब है। आपको बता दें कि जब से विपक्ष ने बखेड़ा खड़ा किया है, तब से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो 28 तारीख के दिन पर आपत्ति की थी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने पर हंगामा किया गया और अब ताजा बखेड़ा खड़ा किया गया है सेंगोल पर। अब ये रिपोर्ट देखिए। पहले दिन पर था ऐतराज, फिर प्रधानमंत्री पर उठाए सवाल, अब सेंगोल पर बयानबाजी। केंद्र सरकार एक और नए संसद भवन के जश्न में डूबी तो विपक्ष इस रंग में भंग डालने का कोई मौका नहीं चूक रहा। पहले 28 मई की तारीख को कांग्रेस ने सावरकर से जुड़ा बताकर विरोध किया, तो फिर प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सवाल खड़े किए। राष्ट्रपति चुनाव में जिस द्रौपदी मुर्मू का जमकर विरोध किया था और राष्ट्रपति पद संभालने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वो सब भूलकर कांग्रेस को राष्ट्रपति पद की गरिमा की चिंता ज्यादा सताने लगी है। खैर, इस पूरे हंगामे के बीच अब विपक्ष की ओर से एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। शिगुफा छोड़ने वाले बयानवीर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जनाब एक बार फिर ट्विटर पर अवतरित हुए और लिखा, सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक था। आज देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल का क्या काम। सेंगोल के प्रति भाजपा सरकार की दीवानगी इस बात का प्रमाण है कि इसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इसलिए भाजपा लोकतंत्र से हटकर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल विपक्ष का ये रटा रटाया डायलॉग है कि लोकतंत्र पर खतरा। खैर, मौर्य ने सेंगोल को लगाने पर ही सवाल खड़े किए तो उनके बॉस अखिलेश यादव ने सेंगोल को लेकर तंज कस दिया। ट्विटर पर अखिलेश ने लिखा, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। सेंगोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और लिखा, कांग्रेस पार्टी को आखिर भारतीय परंपरा और संस्कृति से नफरत क्यों है। सेंगोल को तमिलनाडु के शैव मठ ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में पंडित नेहरू को दिया था, लेकिन ये म्यूजियम में एक टहलने वाली छड़ी के रूप में पड़ा रहा। कुल मिलाकर 28 मई तक ये बहसबाजी थमने वाली नहीं है। न विपक्ष पीछे हटने को तैयार है, न ही बीजेपी अपने फैसले से टसमस होने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अगर पंडित नेहरू को सेंगोल लेने से ऐतराज नहीं था तो कांग्रेस और दूसरे दलों को ऐतराज क्यों है। क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध पर उतर आया है और गैर जरूरी मुद्दों के जरिए बेमतलब का माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह चौधरी आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पीलीभीत और बरेली दौरा आज है। सुबह 10 बजे पीलीभीत में शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। पीलीभीत के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली जाएंगे। बरेली के नवनिर्वाचित मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने वाले हैं।
तो आपको बता दें कि 2 जिलों के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव हुआ था जिसमें 17 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा रहा, यानी कि जो 17 मेयर बने वो बीजेपी के बने। और इसी बीच अब शपथ ग्रहण समारोह भी होना शुरू हो गया है। आपको बता दें भूपेंद्र सिंह चौधरी 2 जिलों के दौरे पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पीलीभीत और बरेली दौरा है। सुबह जहां 10 बजे वो पीलीभीत में जाएंगे, जहां शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। पीलीभीत के बाद बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे। बरेली में नवनिर्वाचित मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि नवनिर्वाचित मेयर का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और इसको देखते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी 2 जिलों के दौरे पर हैं, बरेली, पीलीभीत, जहां वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। इसी बीच भूपेंद्र सिंह चौधरी का जो दौरा है इसको लेकर भी तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो अपने आप में बेहद खास ये तस्वीर, नगर निगम 17 जिसमें 17 मेयर बीजेपी के, ये बेहद हर्ष और खुशी की बात बीजेपी के लिए। लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह, और आपको बता दें कि पीलीभीत और बरेली में शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल होने वाले हैं। अपने आप में बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। हालांकि इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बरेली के नवनिर्वाचित मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे तो 2 जिलों का ये दौरा भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका रहने वाला है। पीलीभीत और बरेली आज जाएंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि वो पीलीभीत पहुंचेंगे, जहां शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। इसके बाद वो बरेली पहुंचेंगे। गोरखपुर से खबर, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गोरखपुर दौरा है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज गोरखपुर जाएंगे। पूर्व विधायक श्रीमती शारदा देवी के घर अखिलेश यादव जाएंगे। पति के निधन के बाद शोक संवेदना वो प्रकट करेंगे। तो आज क्या कुछ दौरा रहने वाला है, अखिलेश यादव को इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर के दौरे पर हैं, गोरखपुर जाएंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर, आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला है। 3 सांसद और 11 विधायक आज मुरादाबाद जाएंगे। मुरादाबाद कमिश्नर AK सिंह से मिलेंगे सपा के प्रतिनिधिमंडल, ये जानकारी मिल रही है। 21 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में 14 सांसद विधायक शामिल हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और ST हसन की अगुवाई में ये मुलाकात होने जा रही है। वहीं बुलंदशहर में न्यूज 1 इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। पुलिस ने मात्र 2 घंटे में खबर चलने के बाद ही 4 जुआरियों को 8,300 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि पुलिस अन्य जुआरियों की गिरफ्तारी के प्रयास में फिलहाल जुटी हुई है। दरअसल खानपुर थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर गढ़वा में जुआरियों का जुआ खेलते हुए वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसको प्राथमिकता के साथ, प्रमुखता के साथ न्यूज 1 इंडिया ने दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 4 अभियुक्त जिनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं जौनपुर से खबर है, जहां नगर के एक होटल में सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा। संदिग्ध हालत में पकड़े गए कई युवक और युवतियां। नगर के आनंदगंज में ये होटल है गौतम बुद्ध। लगातार इस पूरे मामले पर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। टीम को देखकर युवक फरार हो गए, जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही 2 युवक, 3 महिलाओं और 3 युवतियों को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह ने टीम के साथ ये छापेमार कार्रवाई की। तो होटल में सिटी मजिस्ट्रेट का ये छापा और इस दौरान गिरफ्तारी की गई है।
वहीं हरदोई में 112 अनुबंधित और 36 नगर की बसें दी गई है, जिसको परिक्षेत्र में आने वाले 6 डिपो से संचालित किया गया है, जिससे बंद रूट पर फिर से बसों का संचालन शुरू हो गया। अपराजित श्रीवास्तव ने ये बताया है कि परिक्षेत्र में 222 परिचालकों की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए 49 वैकेंसी वंशिका एजेंसी के माध्यम से सेवा योजन पोर्टल से की जाएगी। इसके साथ ही 222 परिचालकों को और भर्ती करने की डिमांड मुख्यालय को भेज दी गई है। वहीं कन्नौज में गांव में बने तालाब में पानी का निकास न होने से पानी घरों में भर जाता है। वहीं स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। ये समस्या करीब 1 साल से बनी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका है। अब बरसात का समय आने वाला है और ऐसे में पानी घरों के अंदर भरा रहेगा, जिसको लेकर स्थानीय निवासी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं कुशीनगर में राशन माफिया और हेराफेरी की सूचना मिलते ही एडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने राशन की कालाबाजारी को लेकर छापेमारी की, जिसमें दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एसडीएम ने इसके लिए सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण, रैपर, बारकोड सहित लाखों की नकदी, लग्जरी कार और बाइक भी बरामद की है। वहीं पुलिस का यह दावा है कि गिरफ्तार किया गया लोगों से पूछताछ के बाद अब बड़े खुलासे इस दौरान होंगे। तो यहां पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कई बड़े खुलासे की उम्मीद पुलिस को। गाजीपुर से खबर, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने चक रोड पर बने 13 मकान ढहाए हैं। इसके साथ ही सदर के मीरनपुर सक्का गांव में ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर की ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो अवैध अतिक्रमण जिस पर बाबा का बुलडोजर चला है, प्रशासन के अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गाजीपुर में की गई है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई, यहां बुलडोजर चला। प्रशासन ने चक रोड पर 13 मकान ढहाए हैं, ये जानकारी मिल रही है। वहीं कुशीनगर से मामला, जहां घूस लेते हुए लेखपाल रंगे हाथों पकड़ा गया है। एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, जमीन नापने के नाम पर 10,000 घूस ले रहा था ये लेखपाल। कप्तानगंज तहसील में तैनात है घूसखोर लेखपाल सुरेश शर्मा। लेखपाल ने विजय तिवारी से मांगा था 10,000 घूस, ये जानकारी मिल रही है। शिकायत पर एंटी करप्शन ने रंगे हाथों उसको पकड़ा। तो भ्रष्टाचारी लेखपाल की गिरफ्तारी यहां हुई है। गोंडा से खबर, 50,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। गोंडा से एसटीएफ की टीम ने अरेस्ट किया है। 3 साल से ये आरोपी फरार चल रहा था, जिसका नाम राम किशोर तिवारी है। आपको बता दें, हत्या में फरार चल रहा था आरोपी राम किशोर तिवारी। पुलिस ने आरोपी राम किशोर तिवारी पर इनाम भी घोषित किया था। उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है ये इनामी, ये जानकारी मिल रही है। तो 50,000 का इनामी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं शाहजहांपुर में दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए दिव्यांग लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पास ही दिव्यांग कार्यालय बना हुआ है, जिसके बाद भी बाबू या अधिकारी दिव्यांग कार्यालय में मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण दिव्यांग लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। वहीं कन्नौज से खबर है, जहां आतिशबाजी बनाते वक्त हुए तेज धमाका। आपको बता दें, यहां पर तेज धमाका होने की खबर है। धमाके से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा जमींदोज हो गया है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ तेज धमाका हुआ और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 लोगों के दबे होने की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। हालांकि सूचना पर पुलिस पहुंची है और रेस्क्यू यहाँ शुरू कर दिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जेरकिला मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आतिशबाजी बनाते वक्त तेज धमाका हुआ, अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। धमाके में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा जमीन दोज हो गया। आतिशबाजी बना रहे 2 लोगों के दबे होने की सूचना है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। वहीं गर्मी में पानी को लेकर अमृत का आपको बता दें, जो पानी है उसको अमृत के समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वो कहीं भी मांगकर पानी पी लेता है, लेकिन मूक पशु पक्षियों को प्यास से तड़पना पड़ता है, जिसको लेकर पुलिस महानिरीक्षक बरेली ने पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए और उसके उद्देश्य से सेव आर्स बर्ड्स मिशन अभियान की शुरुआत की है। अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। भीषण गर्मी में आसमान से आग बरस रही है। गर्मी में मानव हो या फिर पशु पक्षी, सभी को पानी की तलाश रहती है। खैर, मानव को तो जगह जगह पानी की व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन पक्षियों को पानी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में पीलीभीत प्रशासन ने एक नेक पहल की है, जहां प्रशासन अब लोगों की सुरक्षा के साथ साथ भीषण गर्मी से परेशान पक्षियों की सुरक्षा भी करेगी, जिसके लिए प्रशासन ने थानों में पेड़ और दीवारों पर मिट्टी के बर्तन टांगे हैं, जिसमें पुलिस द्वारा दाना और पानी रखा गया है। बता दें कि इस पहल की शुरुआत पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र डॉक्टर राकेश सिंह और पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अतुल शर्मा ने थाना सुनगढ़ी से की है, जहां भीषण गर्मी में पक्षियों की सुरक्षा और जीवन बचाने के उद्देश्य से सेव आवर बर्ड्स मिशन के तहत थाना गजरौला, सुनगढ़ी, कोतवाली, पीलीभीत में दाना पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिले के सभी थानों और चौकियों को जल्द ही इस तरह की व्यवस्था से लैस किया जाएगा। वहीं पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि आज पीलीभीत में थानों का निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान थाने में आने वाले लोगों के साथ ही बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी का भी इंतजाम एक अभियान के तहत कर रहे हैं, ताकि लोगों को पुलिस का ये मानवीय चेहरा भी नजर आए और लोग इस अभियान से जुड़ सकें। देखिए, मैं थाना सुनगढ़ी में निरीक्षण के लिए आया था। यहाँ थाने की सभी बैठक की गई, थाने सभी कर्मचारियों से कुशलक्षेम लिया गया और जो है जानकारी की गई तथा अभिलेखों का निरीक्षण किया। साथ में ही हम लोगों ने जो मौसम बहुत ही गर्म चल रहा है और चिड़ियों के लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमने अभियान के तौर पर इसमें जो है मिशन सेव आवर बर्ड्स में इनको कुछ दाना पानी रख दिया जाए थाने के आसपास, जिससे हमारा एक मानवीय चेहरा हमारे पुलिस का, इस हिसाब से हम लोगों ने थाने के सामने पीने के पानी के घड़े भी लगवाए हैं, इससे मानवीय पहलू, मानवीय चेहरा सामने आ सके। बहरहाल पुलिस ने एक बार फिर मानवीय चेहरा दिखाते हुए पक्षियों के लिए ये खास अभियान चलाकर दाना और पानी की व्यवस्था की है। जनपद पीलीभीत में पुलिस प्रशासन जहां एक सुरक्षा व्यवस्था के लेकर लगातार बेहतर कार्य करता नजर आ रहा, वहीं एक और नई मुहिम जो है उन्होंने छेड़ दी है सेव द बर्ड्स मिशन के तहत। आपको बता दें, बरेली परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह का पीलीभीत जनपद में आगमन हुआ और वहीं उन्होंने थाना कोतवाली, गजरौला में, सुनगढ़ी में और कोतवाली में पहुंच करके वहां जो पुलिस प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनको पक्षियों के दाना पानी की भी व्यवस्था करने की बात कही। पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की एक नई मुहिम, नई पहल के तहत यहाँ पे पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पक्षियों के लिए भी दाना पानी और उनके गर्मियों में पानी की व्यवस्था की जा रही है। अमित कुमार मिश्रा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी सरकार के सत्ता में 9 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार में देश की डिजिटल ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। अब इस रिपोर्ट को देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार का कार्यकाल अब 9 साल का हो चुका है। इस दौरान सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसका लोगों की रोजमर्रा के जीवन पर काफी असर पड़ा है। खासकर मोदी सरकार में देश की डिजिटल ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। इसकी वजह सस्ता डेटा मानिए या फिर सरकार के उठाए कदम। लेकिन अब हम वाकई डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पेमेंट से लेकर पासपोर्ट तक सभी काम फोन से हो रहे हैं। पिछले साल ही मोदी सरकार ने देश को 5G नेटवर्क का तोहफा दिया है। लंबे इंतजार के बाद यूजर्स को आखिरकार 5G नेटवर्क की सुविधा मिलने लगी है। बता दें कि अब तक 3000 से ज्यादा शहरों में टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क का विस्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी इससे सभी यूजर्स तक पहुंचने में मार्च 2024 तक का वक्त लगेगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेवाओं से जोड़ना था। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। इस अभियान के तहत नेशनल ओपन फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क और भारत नेट परियोजना की शुरुआत की गई। डिजिटल पेमेंट मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सरकार ने डिजिटल मुद्रा, भारत इंटरफेस ऑफ मनी और डिजिटल भुगतान अभियान जैसे माध्यमों से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया है। खासकर यूपीआई पेमेंट को सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। लोग आज कैश लेन देन की जगह डिजिटली पेमेंट करना पसंद करते हैं। बता दें कि साल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था और धीरे धीरे ये सर्विस आज पेमेंट के सबसे बड़े माध्यमों में से एक बन गई है। अब दुकान पर चाय की पेमेंट हो या फिर कोई सामान खरीदना, आसानी से यूपीआई एप्स के जरिए पेमेंट हो जाता है। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक डिजिटल लॉकर सर्विस है। यहाँ आप अपने आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेट की मदद से इसकी डिजिटल कॉपी को भी शेयर किया जा सकता है। कोरोना महामारी के समय भारत सरकार कोविन ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप की मदद से लोगों को अपने आसपास मौजूद कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या, कोरोना से संबंधित आधिकारिक जानकारी और कोविड वैक्सीन की डोज तक की जानकारी मिल रही थी। इस ऐप को बड़ी संख्या में लोगों ने डाउनलोड किया और एक सफल योजना साबित हुई। उमंग ऐप एक मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन है, जिससे भारत सरकार ने विकसित किया है। ये एप्लीकेशन भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। इसमें आपको पासपोर्ट सेवाएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लोक सेवा योजनाएं, दिग्गज स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, किसान सेवाएं, नौकरी सेवाएं, डिजिटल भुगतान और अन्य एप्लीकेशंस को एकीकृत कर सकते हैं। देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आज भारत डिजिटल रेवोल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की 2 प्रमुख ताकतें हैं, भरोसा और विश्वास, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरे उतर रहे हैं। देश की जनता का विश्वास हासिल कर 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं कूटनीति में यूं तो हाव भाव और अंदाज का आकलन ही बहुत कुछ कहता है, लेकिन अगर स्पष्ट शब्दों में कुछ कहा गया हो तो बात ही अलग है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर अलग अलग राय रखी जाती है। 2014 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास शुरू किया था, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां भारत मजबूत हुआ, तो वही व्यक्तिगत स्तर पर उनकी खुद की लोकप्रियता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंची। अब ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका, रूस से लेकर यूएई तक पीएम मोदी के फैन 13 देश ने उन्हें कई तरह से सम्मान दिए हैं, जो किसी भी देश के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री ने एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी जो पहचान बनाई है, उससे देश के गौरव को 4 चांद लगा है। पीएम मोदी अपनी लोकप्रियता को भुनाना अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अपनी संवाद शैली से सबको अपना दीवाना बना रखा है। पीएम मोदी के धाक विश्व के मंचों पर किसी अन्य देशों के प्रधान से बहुत बड़ी है। 26 मई 2014 को जब पहली बार पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इस दिन को आज 9 साल बीत गए हैं और बीते 9 साल से वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिकाओं को निभा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक यानी डिप्लोमेसी, व्यापार
और रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके देश पहुंचे पीएम को बीते सालों में कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया है। इस रिपोर्ट में हम प्रधानमंत्री को मिले सर्वोच्च सम्मान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साल 2016 में किंग अब्दुल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।